आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप मेहता यूएनडीपी से। और बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले। और मेरी इच्छा तो थी कि मैं डायरेक्टली वहाँ पर आप लोगों के सामने रूबरू होके इस मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग के सेशन को करता। लेकिन मैं छुट्टी के कारण यहाँ पर आया हुआ हूँ और अचानक ये कार्यक्रम बना। तो बात करते हैं क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की, जो टॉपिक मुझे दिया गया है, मैं और अनूप जी इसको मिलके यहाँ पर करेंगे। और साथ में डिज़ास्टर का भी एक कंपोनेंट मैं टच करूँगा यहाँ पर। जहाँ तक मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग का सवाल है, आप सभी लोग ट्रेनर्स हैं और ट्रेनिंग करते आए हैं कई वर्षों से। और आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे जो अडल्ट लर्निंग है वो थोड़ा-सा अलग किस्म की होती है। जिसमें जो अडल्ट लोग हैं उनको एंगेज करना एक चैलेंज होता है, और एक ट्रेनर के लिए अलग-अलग टूल्स को जानना, अलग-अलग मेथड्स को जानना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और जो अडल्ट लर्निंग है, वो जो है वो 3 किस्म से लोग सीखते हैं। एक होते हैं ऑडिटरी लर्नर, यानी कि जो अगर आप लेक्चर दें या कोई ऑडियो उनको सुनाएँ तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसको ग्रास्प कर लेते हैं और उनको याद रहता है। दूसरे होते हैं विजुअल लर्नर्स, जिनको अगर आप कोई फ़ोटो दिखाएँ, कोई वीडियो दिखाएँ, तो वो उनको अच्छी तरीके से याद होती हैं। और एक होते हैं काइनेस्थेटिक, या जो कुछ करके, जिनको अगर आप किसी एक्टिविटी में एंगेज करेंगे, तो वो बेहतर समझते हैं। तो अब इतना बड़ा ग्रुप हम लोगों का होता है, तो उसमें ये सभी टाइप के हमारे लर्नर होते हैं। आपके 20, 30, 40 जो भी प्रधानों को आप ट्रेनिंग करें या कोई भी आप ट्रेनिंग करें, तो उसमें हम ये नहीं पता कर सकते हैं कौन ऑडिटरी है, कौन विजुअल लर्नर है या कौन काइनेस्थेटिक। तो हमको अपनी ट्रेनिंग को इन तीनों ही तरीके से हमको देना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ट्रेनिंग है, उसका जो आउटकम है, तो वो एक अच्छा निकले, और जो उसका प्रभाव हो, तो वो काफ़ी हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने का, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ नैनीताल से इस ट्रेनिंग को कर रहा हूँ, तो उतनी भली-भाँति नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जितना भी हो सके, तो सबसे पहले अगर इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, स्वच्छ एवं हरित पंचायत से आप क्या समझते हैं? तो मैं चाहूँगा 1 मिनट आप अपनी कॉपी में, आपको एक नोटपैड मिला होगा, उसके किसी भी पन्ने में 1 मिनट लीजिए और आप इससे क्या समझते हैं? क्या-क्या टॉपिक इसके अंतर्गत आने चाहिए, उसको आप लिखिए। 1 मिनट का समय लीजिए। जी, समय समाप्त हुआ। आप लोगों ने मुझे निश्चित रूप से कुछ अच्छे-अच्छे यहाँ पर पॉइंट्स को लिखा होगा। तो ये जो तरीका है, इसको हम बोलते हैं आपका ब्रेन राइटिंग। क्योंकि हमको हर जो हमारा पार्टिसिपेंट है, उसको प्रतिभाग कराना है अपनी ट्रेनिंग में, तभी आप उसको एंगेज कर पाएँगे। अगर आप सिर्फ़ लेक्चर मोड में जाएँगे, तो आप उस तरीके से नहीं कर सकते हैं सब लोगों को एंगेज करना। अगर मैं वहाँ पर होता, या जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो एक तरीका तो ये है कि लोग अपनी कॉपी में लिखें, या कोई कार्ड उनको आप दे दें और उनके विचारों को फिर आप बोर्ड पे लगा दें। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक-एक करके आप लोगों से पूछिए कि भाई, आप क्या समझते हैं? तो आपके जो उस हॉल है, उसमें कुछ लोग होंगे जो हाथ उठाएँगे और अपने विचार को बताएँगे, और उसको आप एक चार्ट में आगे से लिख सकते हैं। उसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, और ये बहुत कॉमन शब्द है ब्रेनस्टॉर्मिंग। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि आपके कुछ ही लोग प्रतिभाग करते हैं, उसमें सब लोग प्रतिभाग नहीं करते हैं। तो ब्रेन राइटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें सभी लोग अपने विचारों को लिखेंगे। सही गलत उसमें कुछ नहीं है। उनका नाम आप उनसे बोलें कि ना लिखें, क्योंकि कई लोग हेजिटेट करते हैं अपना नाम लिखने में। और अब हम चलते हैं कि आखिर ये स्वच्छ एवं हरित पंचायत से क्या मतलब है। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे अभी-अभी अनूप जी ने बताया कि वीडियो चल नहीं रहा है, लेकिन इसका लिंक इस प्रेज़ेंटेशन में रहेगा, और मैंने मनोज जी को भी ये लिंक दिया है। तो उस लिंक के माध्यम से आप लोगों को, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो उस ट्रेनिंग के दौरान ये वीडियो दिखा सकते हैं, जिससे उनको क्लियर होगा कि स्वच्छ एवं हरित पंचायत से क्या तात्पर्य है, क्या सरकार चाहती है कि पंचायत किस तरीके से स्वच्छ एवं हरित रहे। तो इस वीडियो में, ये वीडियो इसी थीम पे, थीम 5 जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, इसी के ऊपर आधारित है कि गाँव में आप क्या-क्या कर सकते हैं।
और क्या कुछ इसमें कवर किया गया है और क्या कुछ अपनी आपने कॉपी में भी लिखा हुआ है, तो वो आप एक बार मिला सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है स्वच्छता, यानी कि सैनिटेशन के ऊपर ये है। तो आप जब लोगों को बता रहे हैं, जब वीडियो में होंगे, तो इसके ऊपर आप विस्तार से बता सकते हैं। सरकार की योजना के आप बारे में बता सकते हैं कि सरकार ने जो आपका स्वच्छता के ऊपर बहुत बड़ा अभियान किया था कि घर-घर शौचालय हो, वो सभी जगह हो गए हैं, वो किस तरीके से चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। दूसरा इसके अंतर्गत आता है ऊर्जा, यानी कि जितने भी ऊर्जा से संबंधित हमारे विषय हैं, या हम आज रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, चाहे उसमें बायोगैस है और अपने सोलर टेक्नोलॉजी है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये आप उनको बता सकते हैं। जल प्रबंधन, और गाँव में आप किस तरीके से जल प्रबंधन वहाँ पर कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि कूड़े के ऊपर, और अनूप जी यहाँ पर हैं जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने काफ़ी काम किया है, वो इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्यों ज़रूरी है, इससे क्या हमें दिक्कतें आती हैं, वो सारी चीज़ें। सामाजिक वानिकी, क्योंकि आज हम ग्रीन की बात कर रहे हैं, तो उसमें वानिकी, फॉरेस्टेशन की बात हम ज़रूर करेंगे। सामाजिक वानिकी, हम जो तराई वाले क्षेत्र में हैं, वहाँ पर हम इसको सामाजिक वानिकी बोलते हैं। बोलेंगे कि समाज के जो जो लैंड है, जो कम्युनिटी लैंड है, उसमें जो हम इस तरीके के प्लांटेशन की बात करते हैं, तो उसको सामाजिक वानिकी हम लोग बताते हैं, जिससे पूरा समुदाय लाभान्वित होता है। लेकिन अगर हम पहाड़ों के गाँव की बात करें, तो वहाँ पर वन पंचायत है, तो उस वन पंचायत को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने खेतों के आसपास कैसे हम और हरियाली कर सकते हैं, वो है जैव विविधता। जैव विविधता बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जो जीव है, जो हमारे, क्योंकि इस पृथ्वी में कोई भी जीव जो रचयिता ने बनाया है, चाहे उसे आप भगवान कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, यानी कि किसी न किसी ने इस धरती की संरचना की है, और हर एक जीव का कोई ना कोई महत्व इसमें ज़रूरी है। चाहे छोटी से छोटी चीज़, चींटी को भी ले लीजिए, उसका भी जो उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र है, या इस पूरे पृथ्वी को बेहतर बनाने में उसका भी योगदान रहता है। मैं आपको उदाहरण सिर्फ एक जीव का दूंगा, जो बहुत छोटा जीव है, मधुमक्खी। मधुमक्खी को कहा गया है कि ये पूरे पृथ्वी की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुख्य जो है एक प्रजाति है और एक जीव है। और वो क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो मधुमक्खी है, यानी कि 108 हम जो मुख्य फसलें हैं, जो हम भोजन जिसका करते हैं, जिनका, उनमें से 98 जो हैं, वो ये मधुमक्खी जो है उसको परागण करती है। और आइंस्टाइन जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत पहले ये बोल दिया था कि अगर मधुमक्खी इस पृथ्वी से चली जाएगी, हट जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो मनुष्य सिर्फ 4 साल में खत्म हो जाएगा। यानी कि जो हमारी खाद्य जो ज़रूरतें हैं, वो इनसे पूरित होती। और आज हमने इतना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया है कि आज ये मधुमक्खी वाकई में जो है ये विलुप्त होने के कगार पे है। तो जैव विविधता बहुत ज़रूरी है। आज अगर आप मानव जीव संघर्ष की बात करते हैं, तो वो जैव विविधता का जो हमारा हनन है, जो उसका नुकसान हमने पहुंचा दिया है। यानी कि आप जंगलों में आप देखिए, आए दिन हमें गाँव से और हर डिस्ट्रिक्ट से खबर आती है कि लेपर्ड ने जो है, यानी कि तेंदुए ने बच्चे को मार दिया, गाय को मार दिया, तमाम मार दिया। तो वो ये असंतुलन ही है। यानी कि हमने घुर्रड़, काकड़, हिरन, ये और जितने भी सूअर या उस तरीके के जीव हैं, जिनका भोजन जो है, जो गुलदार करते थे या बड़े जीव करते थे, उनको खत्म कर दिया। तो निश्चित रूप से, और साथ में जंगल हमने समाप्त कर दी है, तो ये आबादी की तरफ आते हैं और वहाँ हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तो जैव विविधता भी ज़रूरी है। और जितनी भी हरी चीज़ें, जितनी भी आप एनवायरनमेंट या पर्यावरण से संबंधित चीज़ें सोच सकते हैं, मेरे ख्याल से आपने अपनी कॉपी में और भी कई विचार रखे होंगे जो इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर हम सतत विकास, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनकी बात करें, तो ये सतत विकास 6, यानी कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ पानी और स्वच्छता, सस्ती और प्रदूषित मुक्त जो है ऊर्जा, यानी कि 7, लक्ष्य नंबर 7। लक्ष्य नंबर 12 कि कैसे हम उत्पादन को अपना एक रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन हम उसका करें। और साथ ही 13 जलवायु कार्रवाई, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके प्रति हम कैसे कार्रवाई करें। और 14 और 15, यानी कि जो समुद्र, जो आपके ज़मीन पे जो
लाइफ है यानी कि जो जीव है उसके ऊपर और पानी के नीचे। तो ये जो थीम 5 है इसके अंतर्गत ये एसडीजीज आप देखें। ये एज ए ट्रेनर आप लोगों को पता होना चाहिए। आपके पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि आपको 2 तरीके के रोल निभाने हैं एज ए मास्टर ट्रेनर। पहला, आपको एज ए ट्रेनर आपको ये नॉलेज होनी चाहिए सब चीज़ की। दूसरा, एज ए फैसिलिटेटर जहाँ आप दूसरों की लर्निंग को रूम के पास पे लेके आएंगे, यानी कि जो लोगों के अनुभव है, क्योंकि जितने भी हमारे प्रतिनिधि होंगे सबका अपना अनुभव होगा और हमसे वो ज़्यादा जानते होंगे। तो उन सबको कैसे लाके दूसरों को उनसे सीखने का मौका दिया जाए, वो रोल आपका है। और आप जैसे एक गांव भी आप मानिए तो एक गांव एक पारिस्थितिकी तंत्र है। वो एक छोटा सा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें जैव और अजैव जो है, लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, वो जब आपस में तालमेल होता है तब एक पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक सेवाएं उससे मिलती हैं। और इन सेवाओं को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं और क्या ये सेवाएं हैं। सबसे पहली है विनियमन सेवा, यानी कि प्रोविजनल सर्विस। जो भी हम डायरेक्ट कुछ किसी पारिस्थितिकी तंत्र से लेते हैं, यानी कि हम लकड़ी लेते हैं, घास ले रहे हैं, चारा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, तो ये सब जो है ये डायरेक्ट बेनिफिट है, तो इन्हें विनियमन सेवाएं बोला जाता है। प्रावधान सेवाएं बोला जाता है। विनियमन सेवा जो होती है ये रेगुलेटरी सर्विस है, यानी कि जो आपके जंगल जो आपने लगाए हैं या आपके वन पंचायत जो है, जब वो पानी गिरता, जब बारिश इतनी तेज होती है तो वो क्या करती है, उस पानी को सोखती है। और वरना अगर वो जंगल वहाँ पर नहीं होंगे तो लैंडस्लाइड होने का डर है, बाढ़ आने का डर है। तो ये सेवा बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस सेवा को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। सांस्कृतिक सेवा, यानी कि हमें जो इस तरीके के जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उनसे जो सांस्कृतिक सेवा मिलती है, यानी कि हम उनको कई ऐसी पेड़ों की प्रजाति है जिनको हम पूछते हैं, पीपल का पेड़ हो गया, केले का पेड़ हो गया, इस तरीके से। और साथ ही जो हम जैसे हम देवी को अपने वनों को चढ़ा देते हैं, जो देव वन की हम बात करते हैं। और साथ ही सांस्कृतिक सेवा में ये भी आता है कि जो हमको अच्छा लगता है, जैसे हम जंगल में या जाते हैं तो हमको एक अलग अनुभूति होती है, या हम कोई एक अच्छी जगह जाते हैं, ये जैसे नैनीताल आप आ रहे हैं तो एक आँखों को एक चीज़ अच्छी लगती है, तालाब है या वहाँ का पूरा जंगल है, तो वो सेवा को भी हम सांस्कृतिक सेवा में रखते हैं। सहायक सेवा, जितनी भी आपकी साइकिल होती है, चाहे वो पानी की साइकिल है या आपकी मृदा बनने की, मिट्टी बनने की साइकिल है, तो इस तरीके की जो जितनी साइकिल है वो आपकी सहायक सेवा होती है। और जो जैव विविधता है, जैव विविधता बुनियाद है इन सारी तमाम सेवाओं की। अगर जैव विविधता नहीं होगी तो ये तमाम सेवाएं हमको नहीं मिलेंगी, इसलिए जैव विविधता जो है बहुत ही ज़रूरी है। और आखिरी में, आप जैसा मैंने बोला था शुरू में कि 3 तरीके के लर्नर होते हैं। आप जब इस तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप अलग अलग ग्रुप में भी लोगों को विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ उनको ट्रेनिंग या ज्ञान देना नहीं है। हमारा काम है कि आगे को जो योजनाएं वो बनाएं, उसमें कैसे ये थीम 5 उनके जीपीडीपी में आ सके, कैसे वो अपने गांव को बेहतर बना सके। तो आप उनको, अगर आपके पास समय हो तो उनको आप 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, जितना भी आपका साइज हो उसके हिसाब से बांट सकते हैं। और उनसे बोलो कि एक आदर्श ग्राम जिसमें आपका ग्रीन और क्लीन पंचायत को लेते हुए आप क्या क्या चीज़ें उसमें चाहेंगे, और फिर चारों को आप प्रेजेंट करवाइए सबके सामने। 1 ग्रुप आए, 2 ग्रुप आए, 3 ग्रुप आए, 4 ग्रुप आए, तो इससे आपको बहुत ही अच्छी आप देखेंगे कि योजनाएं लोग बना रहे हैं। और जब ये प्रधान वापस जाएंगे तो ये अपने गांव के लिए उस अनुभव के आधार पे इस तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं। वरना सिर्फ अगर आप उनको ज्ञान दे दोगे और उनको इस तरीके से आप एक्सरसाइज नहीं कराओगे किसी चीज़ की, तो वो आप एक बार वापस चले गए तो वो उनको 2-4 दिन के बाद भूल जाने वाले हैं। लेकिन अगर इस तरीके का उनको आप एक्सरसाइज में लगाएंगे तो निश्चित रूप से वो बेहतर कर पाएंगे वापस जाने पे, और जीपीडीपी आपकी बेहतर हो पाएगी। चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो मैं बहुत ब्रीफ, क्योंकि मैं चाहूँगा अनूप जी वहाँ पर ज़्यादा समय लें, जो डिज़ास्टर के ऊपर है, और अनूप जी भी डिज़ास्टर के ऊपर काफ़ी उनका अनुभव है, वो भी आपके सवाल जवाब और इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे।
तो अब हम आते हैं आपदा के ऊपर कि आप हम अपने गाँव को जो है तो लचीलेपन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, उनको कैसे रिज़िलिएंट बना सकते हैं। अब इसमें भी वही है कि आप लोगों से पूछें पहले कि आपदाओं से वो क्या समझते हैं? क्या चीज़ को आपदाओं में हम लेते हैं? तो आपको देखेंगे कि आपके अलग-अलग विचार लोगों के आएँगे और उसमें कुछ अच्छे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपदा से भले ही संबंधित नहीं होंगी, लोग वो बता रहे हैं, लेकिन बहुत कम विचार होंगे और तब आपका रोल आता है एज़ ए ट्रेनर, एज़ ए फैसिलिटेटर उसको फैसिलिटेट करना का और सारी जो विचार उसमें आए हैं, उनको एक जगह पे चाहे आप चार्ट के माध्यम से, चाहे आप पोस्टर या प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से उनको ला सकते हैं। तो ग्रामीण भारत में आपदाओं का जब परिचय है, तो ये किस-किस जो तरीके के होते हैं, बाढ़ नीचे आपके तराई के क्षेत्रों में बाढ़ काफ़ी ज़्यादा उसमें हमेशा आपदा में जो है ये प्रमुख है। लेकिन अभी पहाड़ों में कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि डिज़ास्टर ये जो है अधिकतर जो है वो क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने से, उसको भी बाढ़ में ही वो आता है, लेकिन बादल फटने से वो होती है, तो वो आप उनको बता सकते हैं। चक्रवात या तूफ़ान, चक्रवात तो हमारे इधर नहीं होते लेकिन तूफ़ान बिल्कुल निश्चित रूप से, सूखा पड़ना, भूकंप ये भी एक आपदा है, भूस्खलन ये भी एक आपदा है, जंगल की आग ये भी आपदा है, महामारी जो स्वास्थ्य संकट है वो भी एक आपदा है और मानव निर्मित आपदाएं जो है ये है औद्योगिक दुर्घटनाएं, रासायनिक रिसाव है, वनों की कटाई है, मनुष्य पशु संघर्ष है, प्रदूषण है। आप जैसे दिल्ली में देख रहे हैं अभी वहाँ पर एक किस्म की एक आपदा आई है जो प्रदूषण पे आधारित है। इतना वहाँ का वातावरण प्रदूषित हो गया है कि लोग घर से नहीं निकल सकते हैं, लोग ऑफिसों से काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पे आप विस्तार से लोगों के विचार ले सकते हैं और पूछ सकते हैं उनके कौन सी आपदाएं उनके क्षेत्र में होती हैं, क्योंकि आप जब ये ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट में कर रहे होंगे या एक ब्लॉक में कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आप पता कर सकते हैं और उसके ऊपर आप बाकी जो है वो चर्चाएं कर सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में कमज़ोरियों को समझना, क्यों ऐसी क्या कारण है जिससे हम ज़्यादा वल्नरेबल बन जाते हैं, यानी कि हम इन आपदाओं का ज़्यादा शिकार होते हैं। सबसे पहली है गरीबी, यानी कि लोग गरीब हैं तो उनके पास अच्छे रहने को मकान नहीं है, उनके पास शेल्टर नहीं है उस तरीके से, तो वो उसकी वजह से उनको ज़्यादा नुकसान होता है। बुनियादी ढांचे की कमी है हमारे गांव स्तर पे। भौगोलिक स्थिति ऐसी है, कई जगह हमारे अगर पहाड़ हैं यानी कि ऊपर से भूस्खलन हुआ तो नीचे के गांव में या घरों में हमको ये आपदा आ जाती है। अगर हम प्लेन्स में हैं और नदी के किनारे हैं तो वहाँ आपकी भौगोलिक स्थिति वह है। संसाधनों के सीमित जो पहुँच है ये एक कारण है। जागरूकता और शिक्षा का अभाव ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों पे जागरूकता ही नहीं है, हम लोग इतने शिक्षित नहीं हैं जहाँ तक कि आपदाओं का सवाल है। तो इसको भी हमें स्कूल के स्तर पे और ग्राम पंचायत के स्तर पे इसको बढ़ाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट, तो जलवायु परिवर्तन आप सुनते हैं और सुनते आ रहे होंगे, लेकिन आज अधिकतर जो आपदाएं हैं वो जलवायु परिवर्तन के कारण आ रही हैं। आप अगर सिर्फ भूकंप आप देख लें तो जो आपके हैं जो प्राकृतिक वो हैं, लेकिन आप देखें कि किस तरीके से बारिश ज़रूरत से ज़्यादा हो जा रही है, बादल फटना हो जा रहा है, जब बारिश चाहिए तब बारिश नहीं हो रही है और जब बारिश नहीं चाहिए तब बारिश हो रही है। जैसे गेहूं की कटाई है या धान की कटाई है, उस टाइम पे आपको ये ज़्यादा बारिश दिखती है। सामाजिक और सांस्कृतिक ये भी एक कारक है जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा डिज़ास्टर के शिकार बनते हैं। आर्थिक अस्थिरता और आजीविका ये भी एक वो है। और आपदा प्रबंधन के जो मुख्य जो तत्व हैं उस पर अगर हम बातचीत करें तो आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय उपाय हैं, जैसे संरचनाओं का निर्माण है, पेड़ लगाना है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि जितना ज़्यादा आप अच्छा आप प्लांटेशन वगैरह करते हैं और तो उतना आपको जो हम सेवा की बात कर रहे थे, जो रेगुलेटिंग सर्विस है वो आपको बेहतर मिलती है, तो आपका जो डिज़ास्टर्स है तो उसका प्रभाव कम होता है। तैयारियां हैं तो यानी कि प्रशिक्षण है, अभ्यास है, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है, किस तरीके से आप अलर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं या डिस्ट्रिक्ट इसको डेवलप करता है। और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ये आपके स्कूल स्तर पर और साथ ही आपके ग्राम
जो ग्राम सभा स्तर पर, चाहे महिलाओं की ट्रेनिंग है, पुरुष को, लोगों को पता तो होना चाहिए कि ऐसी आपदाओं के समय वो उनको क्या करना चाहिए। बाहर निकलना है, किस तरीके से उनके पास एक फर्स्ट एड किट होना चाहिए, किस तरीके से घरों में जो है आपके टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए या एक तिरपाल की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर ऐसी आपदाएँ आ जाएँ, तो उस समय वो क्या कर सकते हैं। प्रतिक्रियाएँ जो हैं, वो तत्काल प्रतिक्रियाएँ जो कार्रवाई है, जैसे निकासी कैसे करना है, प्राथमिक चिकित्सा क्या कैसे देना है और आपातकालीन सेवाएँ जो है, जैसे दवा और अन्य चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखना है। और प्राथमिक चिकित्सा है, उसकी भी हमको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग है, वो स्कूल में और बच्चों को हम किस तरीके से ट्रेन करें कि जब आपदाएँ होती हैं, तो उस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास डॉक्टर इतनी आसानी से नहीं पहुँच सकते हैं। और आपदाओं में एक चीज़ देखा गया है कि सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई है, गुम चोट लग गई है, तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पानी पिला देते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि ये सबसे खतरनाक है। अगर गुम चोट किसी के लगी है, तो ये पानी वगैरह नहीं पहले पिलाना चाहिए। लेकिन इस तरीके की जागरूकता हम लोगों में बिल्कुल नहीं है। तो ये फर्स्ट एड की ट्रेनिंग स्कूल स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर ये करवाई जानी ज़रूरी है और इसके लिए जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके सहयोग से जो है ये प्रशिक्षण आयोजित किए जा सकते हैं और इसमें जो हमारे जो प्रधान हैं, उनकी भूमिका जो है वो अहम बन जाती है। और पुनरावृत्ति जो है वो किस तरीके से करी जाती है, समुदायों और बुनियादी ढांचों की बहाली करना। अगर एक बार आपदा आ गई तो उसको मिल के जो है उन ढांचों की हम बहाली कर सकते हैं। और जो हर चीज़ में जो एक क्रॉस कटिंग जो पहलू है, वो सभी चरणों में संचार बहुत ज़रूरी है, सहयोग और सामुदायिक जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। अगर समुदाय एक साथ है तो बड़ी से बड़ी जो आपदा है उससे बाहर निकला जा सकता है, आपस में सहयोग से। सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय नेतृत्व जो है, यानी कि प्रधानों की अहम भूमिका, कि प्रधान जो है वो लीडर है गाँव का, तो उसकी बहुत अहम भूमिका है इस तरीके के आपके जो आपदा से निपटने के लिए। और गाँव में जो है किस तरीके से हम तैयारी और क्षमता विकास कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, प्रशिक्षण करा सकते हैं, कार्यशाला करा सकते हैं और प्रधान आमंत्रित कर सकते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, या खुद प्रशिक्षण लें, उसके बाद उसको गाँव वालों को बता सकते हैं। इस तरीके के कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिक्रियाओं का स्थापना करना, यानी कि गाँव में जैसे युवक मंगल दल होते हैं या कोई और ग्रुप भी बना सकते हैं कि वो उस समय डिज़ास्टर के समय में लोगों की मदद करें। सूचना के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है वो एक ज़रूरी है, लेकिन अगर इसको गाँव स्तर पे देखें तो आज सबके पास मोबाइल फ़ोन है। अगर गाँव का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है तो अच्छा है, नहीं है तो आप उनको बोल सकते हैं कि एक आप व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर बना लें, क्योंकि ये आपस में जो है सूचना का प्रसारण करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा, जिसमें प्रधान लोगों को सूचना दे सकते हैं। और कहीं भी अगर लोगों को एक लेपर्ड भी दिख रहा है, गुलदार भी दिख रहा है कि भाई मेरे घर के आसपास गुलदार है, तो अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देगा तो बाकी लोग सचेत हो जाते हैं। इसी तरह भूस्खलन है या कोई भी अन्य आपदा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी ये गांव स्तर पे पहले भी रहती है और अच्छा है कि और इस पे जोर दिया जाए। आपातकालीन योजनाओं का जो है उसका विकास हो, संसाधन आवंटन और भंडारण इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ऐसी कभी हो तो इस तरीके के भंडारण हमारे पास रहने चाहिए। मॉक ड्रिल और सिमुलेशन हम इसको बोलते हैं कि ऐसी आप सिचुएशन पैदा करो जहां अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो लोग कैसे उनका रिएक्शन क्या होता है या उनको क्या करना चाहिए। तो जब एक दो बार उसकी प्रैक्टिस होती है तब वो समझ पाएंगे कि किस तरीके के डिज़ास्टर में किस तरीके का हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। तो ये स्टेट जो आपके डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो करा सकती है, और कोई और एनजीओज़ हैं जो इसमें ट्रेंड हैं। आप लोग अधिकतर एनजीओ से हैं जहाँ तक मुझे पता चला है। अगर आप लोगों के वहाँ इस तरीके के कोई है एक्सपर्ट तो वो उनको दे सकते हैं। शिक्षा एवं जागरूकता अभियान तो ये लगातार होनी चाहिए, और स्कूल इसका एक अच्छा माध्यम हो सकता है, क्योंकि जो बच्चा सीखता है वो घर में जाके पूरे परिवार को बताता है, तो एक स्कूल के माध्यम से आप घर घर पहुँच सकते हैं। निष्कर्ष और कार्रवाई का आह्वान, तो सरकारी जो निकायों हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, स्थानीय समुदायों और व्यक्तियों सहित हित
धारकों के बीच सहयोग होना चाहिए। तो आपस में एक प्रधान को जो है ये सारे स्टेक होल्डर्स के साथ अपने संपर्क बनाए रखना चाहिए और आपदाओं के समय में उनकी सेवाओं को लेना चाहिए। आपदा प्रबंधन में काम करने वाले स्वयंसेवी दान या समर्थक संगठन में शामिल होना, तो ये भी एक वो है। और आप कभी इस तरीके का हो भी जाता है तो आप इस तरीके के कंट्रीब्यूशन के लिए भी लोगों से अपील कर सकते हैं। आज फेसबुक का माध्यम है या अन्य जो माध्यम है व्हाट्सएप वगैरह है, उसके माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। सामूहिक प्रयासों के माध्यम से समुदाय भविष्य की चुनौतियों के लिए एक लचीला और बेहतर तैयार हो सकता है। तो ये सामूहिक प्रयास अगर किए जाएं गांव स्तर पर, तो इस तरीके के प्रयासों को किया जा सकता है। और अंत में आप फिर उनको एक अभ्यास दे सकते हैं कि पंचायत स्तर पर आपदा न्यूनीकरण हेतु कार्य योजना आप बनाइए। तो ग्रुपों में बांट के उनसे उनकी कार्य योजना बनाइए, तो जिससे वापस जाके वो अपने ग्राम पंचायत की जो है कम से कम आपदा न्यूनीकरण की एक योजना तैयार कर सकते हैं, एक प्लान वो तैयार कर सकते हैं और उसको फिर वो एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही बात मैं आप लोगों से बस कहना चाहता था अपनी इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। और ये प्रेजेंटेशन मैं मनोज जी को भी दे दूंगा, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग जब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू अनूप जी। शुरू करना चाहूँगा सबसे पहले तो प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रदीप भाई के माध्यम से वो आज नैनीताल में हैं, तो मैं आपके माध्यम से आप लोगों के साथ में जुड़ पाया हूँ और मैं पंचायती राज विभाग का निश्चित तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले तो मैं क्योंकि इसकी खुद मैं तैयारी कर रहा था आज के इस कार्यक्रम के बारे में, तो मेरी नज़र कल स्वच्छ सर्वेक्षण, क्योंकि मैं खाली वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपसे बात करूँगा, तो मेरी नज़र कल एक स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पर पड़ी। आप में से अगर किसी की भी इच्छा होगी तो आप मुझसे इसकी कॉपी ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में लंच के लिए ब्रेक करेंगे। लेकिन इस पर आने से पहले मैं तीन चार प्रमुख बातें अपने प्रस्तुतिकरण के बारे में उससे शुरू करूंगा। सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण भले ही अंग्रेजी में है, लेकिन हमारा संवाद तो हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं। इस प्रस्तुतिकरण के मोटे मोटे 3 हिस्से हैं। आप सभी अनुभवी लोग हैं और हम सभी लोग उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, तो सर्वप्रथम जो पहला भाग है मोटा मोटा, वो कुछ समस्याओं को रेखांकित करेगा। वैसे तो समस्याएं सभी को मालूम है, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई इसके माध्यम से कोई ऐसी नई जानकारी मालूम पड़े जो आपको लगे कि हाँ भाई एक अच्छी जानकारी हमें मिली है। दूसरी बात यह है कि कुछ आप समाधान तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ सुझाव हैं। अगर आपको सही लगता है, इसमें काफ़ी सुझाव हैं, तो हो सकता है आपको कोई चीज़ आपके माइंड में क्लिक कर जाए, आपको लगे कि भाई उसकी हमारे यहाँ पर प्रासंगिकता हो सकती है, तो उसको भी आप उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। और जो तीसरी और आखिरी चीज़ है, चूँकि हम लोग स्वयं कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य में थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो कुछ उदाहरण हैं। और उदाहरण भी इसलिए हैं क्योंकि भाई हम सब लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसी कार्यशालाओं का उद्देश्य यही होता है कि हम अपने अनुभव एक दूसरे के साथ में साझा करें। तो ये जैसा मैंने कहा 3 भाग हैं इस प्रस्तुतिकरण के मोटे मोटे। दोस्तों मैं इस पर आऊँ, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण से आप लोग परिचित हैं क्या? कई लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो हमारा जो भारत सरकार हमेशा स्वच्छ भारत मिशन की बात करती है, तो जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि स्वच्छता के मामले में देश में जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं उसमें कहीं ज़्यादा काम हो रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन का एक अर्बन सेक्टर है और एक ग्रामीण क्षेत्र है। तो ये कल जैसा मैंने कहा, कल मैं इसकी वेबसाइट पे गया, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की वेबसाइट में गया, और इन्होंने हमारे देश के समस्त जिलों को, उत्तराखंड में तो जिले पता ही हैं आपको कितने हैं, 13 जिले हैं, तो इन्होंने 4 अलग अलग कैटेगरी बनाई हैं इसमें। तो हमारा कौन सा जिला, मुझे मालूम है कि ये आपसे डायरेक्टली लिंक नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आपको अच्छा लगे जानकारी, हमारे राज्य का कौन सा जिला कहाँ बैठा हुआ है। तो जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, जैसे 5 स्टार होटल होता है, सबसे बड़ा 5 स्टार होटल होता है, उसके बाद 4 स्टार होता है। तो आप लोगों ने, भारत सरकार ने एक 4 सितारों की कैटेगरी बनाई है, और इस 4 सितारों की कैटेगरी में देश के 45 जिले आते हैं। उसमें हमारे राज्य का एकमात्र जिला जो है वो हरिद्वार जिला है। तो ये हरिद्वार जिले, ये खुशी की बात है कि हमारे राज्य का हरिद्वार जिला देश के इन सर्वोच्च 45 जिलों में भी तीसरे स्थान पर है। निश्चित तौर पर ये हमारे हरिद्वार जिले के लिए और हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए गर्व और गौरव की बात है।
तो ये तो एक सकारात्मक चीज़ है। अगली जो श्रेणी थी वो 3 स्टार्स की थी, 3 स्टार, जैसे 3 स्टार होटल होता है, उसमें 148 जिले थे। उन 148 जिलों में उत्तराखंड राज्य के किसी भी जिले का उसमें स्थान नहीं था। जो अगली जो श्रेणी थी वो 2 स्टार की थी, 2 स्टार, उसमें देश के 337 जिले थे और उन 337, मैं तेज तो नहीं बोल रहा ज़्यादा है? उस 337 जिलों में से हमारे राज्य के 6 जिले थे। टिहरी का जिला उसमें 11वें स्थान पर था, देहरादून जिला 122वें स्थान पर था, बागेश्वर 253वें स्थान पर था, नैनीताल 291वें स्थान पर था, पिथौरागढ़ 300 स्थान पर था, चंपावत 323वें नंबर पर था। और जो आखिरी श्रेणी है, जो निश्चित तौर पर तो खराब ही कहेंगे उसको, जो नंबर खराब है वो खराब नंबर है, जो 1 स्टार है, तो उसमें देश के 158 जिले थे और उन 158 जिलों में पुनः हमारे उत्तराखंड राज्य के कितने जिले हुए बचे? 6 बच गए ना, पहले हमने 1 था फिर 6 थे। तो इन 158 में पौड़ी जो है वो जिला, उसका नंबर 50 था। उसके बाद में उधम सिंह नगर जिला 108 नंबर, शुभ नंबर 108। उसके बाद रुद्रप्रयाग जिला 128, उसके बाद उत्तरकाशी 132, चमोली 133 और अल्मोड़ा जिला 136वें नंबर पर था। तो इस सूची में हमारे राज्य के भी कहीं ना कहीं जो है एक सूची हमको देखने को मिलती है। तो जैसा मैंने कहा, हम इस बात से शुरू करेंगे एक हल्की फुल्की जो हमारे 13 जिलों की परिस्थिति है। एक सवाल से शुरू करना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या कितनी होगी? हम सबको पता है कि हमारे देश में जनगणना नहीं हुई है। 2001 राज्य का गठन वर्ष 2000 में हुआ। 2001 की जनगणना हुई तो राज्य की जनसंख्या 85 लाख थी। 2011 में जनगणना हुई तो देश की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ 1 लाख थी। वर्तमान में कोई, चूंकि कोविड के कारण जनगणना नहीं हुई है, लेकिन हम लोग कुछ अलग अलग काम करते हैं। हमारा अपना ये अनुमान है कि वर्तमान की उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ 30 लाख है। ये अनुमानित है और इसको हमने कई अलग अलग तरीकों से देखा है। आपको पता है अभी विधानसभा के चुनाव हुए, अलग अलग राज्यों में एक साथ चुनाव होते हैं, हमने कुछ चुनावी आंकड़े भी देखे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगा, समय नहीं है, लेकिन मैं संक्षेप में बोलूँ, जैसा हमारे छोटे भाई ने पीछे कहा 1.25 करोड़, मैं कहा 1 करोड़ 30 लाख, ये अनुमानित है। अगला सवाल जो ज़्यादा प्रासंगिक है, आपको क्या लगता है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना कचरा पैदा करता है? तो इसका भी कोई एक आंकड़ा तो हो नहीं सकता। इसमें मोटी मोटी बात ही होती है कि जितना ज़्यादा कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार आर्थिक तौर पर संपन्न होता है, उसका कचरा उतना ज़्यादा निकलता है। ये मोटी मोटी सभी जगह ये सर्वविदित बात है। आप अगर स्वयं अलग अलग गूगल पर साइट देखेंगे भारत सरकार की भी, उसमें भी आपको एक आंकड़ा नहीं मिलेगा, उसमें भी आपको रेंज मिलेगी। यानी कि वो कहते हैं कि भाई 200 ग्राम से लेकर के 600 ग्राम तक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कचरा पैदा करता है। हम इसको सिंपल कर लेते हैं, हम ये एक और अनुमान लगाते हैं कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में 300 ग्राम कचरा पैदा कर रहा है। कितना हमने कहा? 300 ग्राम। तो अगर अब आपके परिवार में 4 लोग हैं तो आप प्रतिदिन कितना कचरा पैदा कर रहे हैं? 1 किलो 200 ग्राम पैदा कर रहे हैं। मैं इस बात को, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कम से कम मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि ये हमें एक संकेत देता है कि हम अपने उत्तराखंड राज्य में प्रतिदिन कितना कचरा पैदा कर रहे हैं। हम अगर ये कहते हैं कि हमारे राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ 30 लाख है और हर उत्तराखंडी प्रतिदिन 300 ग्राम कचरा पैदा करता है, तो अगला सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड राज्य में प्रतिदिन कितना कचरा पैदा हो रहा है? 40 लाख के आसपास आएगा। 1 करोड़ 30 लाख जनसंख्या, 300 ग्राम प्रति व्यक्ति, मोटा मोटा 40 लाख किलो कचरा उत्तराखंड राज्य में प्रतिदिन पैदा हो रहा है। यह भी अनुमानित है। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, क्या आपकी जानकारी में है कि जितना कचरा पैदा होता है, कचरा तो उसमें अलग अलग किस्म का कचरा है, उसमें प्लास्टिक कचरे का कितना भाग होता होगा? कोई गैस? इसमें भी कोई एक आंकड़ा नहीं हो सकता, इसमें भी अनुमानित लगाया जाता है। 8 से 10% लिया जाता है। तो 10% का मतलब हो गया कि अगर 40 लाख किलो कचरा रोज पैदा हो रहा है, हमारे राज्य में 4 किलो प्लास्टिक कचरा, अपने आप में एक बड़ी, ये बहुत चुनौतीपूर्ण, चिंताजनक आंकड़े हैं। इसमें श्रद्धालुओं का और पर्यटकों का आंकड़ा समाहित नहीं है। देवाशीष आगे बढ़ेंगे, आगे प्लीज। तो ये दोस्तों मोटा मोटा एक संक्षिप्त है कि राज्य में हमने कहा 1 करोड़ 30 लाख अगर हमारी जनसंख्या है, हम ये कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति
अगर हम कहते हैं 300 ग्राम, यानी हमारे राज्य में 40 लाख किलो कचरा रोज पैदा हो रहा है। अगर एक दिन में 40 लाख कचरा किलो पैदा होता है तो एक महीने में 12 करोड़ किलो पैदा होता है। 40 मल्टीप्लाइड बाय गुणा बाय 30, और अगर एक महीने में 12 करोड़ किलो कचरा पैदा हो रहा है तो प्रति वर्ष उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में एक कितना 150 करोड़ किलो। तो ये बहुत, जैसा मैंने कहा कि ये एक खाली मेरी सोच इसके पीछे ये थी कि हम इस कचड़े की विराटता को, उसका एक एहसास कर पाएं कि ये कितनी बड़ी ज्वलंत समस्या, वैसे हम सबको पता है, लेकिन कितने आंकड़ों के माध्यम से भी, अनुमानित आंकड़ों के माध्यम से, कि कितनी बड़ी समस्या, चुनौती जो है उत्तराखंड राज्य के लिए बन चुका है। देहरादून जैसे एक शहर में प्रतिदिन 5 लाख किलो कचरा पैदा होता है। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग यहाँ पर देहरादून के रहने वाले हैं, देहरादून जिले के रहने वाले हैं। इस समय देहरादून शहर की इस दून घाटी की एक बहुत बड़ी विशाल जो चिंता है, चुनौती है, वो कचड़े को लेकर के है। शीशमबाड़ा जो कि सेलाकुई के पास में है, वहाँ पर बहुत बड़े कचड़े के पहाड़ लगे हुए हैं। वहाँ पर मेरे को पता नहीं आप में से कितनों के पास जानकारी है, पिछले वर्ष अप्रैल और मई के महीने में वहाँ पर भीषण आग भी लग चुकी है। इसी के साथ में जो भी कांवड़ मेला संपन्न हुआ, 15 दिन कांवड़ मेला चलता है, उसमें ये हरिद्वार नगर पालिका का आंकड़ा है कि उनके यहाँ 30,000 मेट्रिक टन कचरा पैदा हुआ था। हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक मैं इससे शुरू करना चाहता था। नेक्स्ट दोस्तों को कि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि एक हमारे देश में एक बड़ी शानदार प्रतियोगिता का आयोजन होता है। आप में से जिसकी भी इच्छा होगी, मेरा अंत में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं ये सारी रिपोर्ट्स आपको भेज दूंगा। एक स्वच्छ सर्वे, आप में से कितनों को इसके बारे में जानकारी है? अगर हाथ उठा दें, खाली हाथ उठा दें। स्वच्छ सर्वेक्षण, तो मैं सिर्फ 2 या 4 हाथ देख रहा हूं, यानी कि आप में से, और मुझे लगता है एक बड़ा महत्वपूर्ण ये डॉक्यूमेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण में बड़ी सरल भाषा में बोलूं तो हमारे देश के जितने शहर हैं उसमें एक सालाना साफ सफाई का इम्तिहान होता है। हर वर्ष एक सालाना इम्तिहान होता है। आपको मालूम होगा, आप हर साल पढ़ते होंगे कि इंदौर देश का सबसे साफ शहर है। तो वो कहाँ होता है? वो कौन उस बात की उसकी पुष्टि करता है, कौन उस पर मोहर लगाता है? वो यही इम्तिहान होता है, स्वच्छ सर्वेक्षण जो प्रतिवर्ष होता है। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 है। इसमें पिछले वर्ष 2022 में हमारे राज्य के 87 शहरी निकायों ने प्रतिभाग किया था। समय नहीं है, हम इस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता था। आप में से जिसका इंटरेस्ट होगा वो भी इसको ले सकता है। वो स्लाइड यहीं पर ही है। इसमें इसकी मोटी मोटी यही बात बोलें तो उत्तराखंड राज्य का प्रदर्शन इस स्वच्छ सर्वेक्षण प्रतियोगिता में और कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अभी हम निचले पायदान पर हैं। नेक्स्ट दोस्तों, प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं, जो हमारा आज का विषय है। और यहाँ पर 3 तथ्य जो हैं प्लास्टिक के बारे में लिखे हुए हैं। पहला जो सबसे ऊपर है वो है कि असल में जो समस्या है, समस्या बहन, वो प्लास्टिक नहीं है, वो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिसे हम अपनी हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? एकल उपयोग। जिस प्लास्टिक का हम एक बार उपयोग कर रहे हैं, वो समस्या है। आप इस दूसरे आंकड़े को छोड़ दीजिए, हम तीसरे पर आते हैं। ये जो तीसरा आंकड़ा यहाँ पर जो लिखा हुआ है, 1950 से, यानी पिछले 70-75 वर्ष हो गए प्लास्टिक को बनते हुए। पिछले लगभग 70 वर्षों से प्लास्टिक क्या है कि प्लास्टिक की शुरुआत भाई कहीं से तो शुरू हो रहा है। वो तो हम थैली यहाँ पर देख रहे हैं, थैलियों में पड़ी हुई, वो कहीं तो शुरू हो रहा है। तो वो असल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वहाँ से होता हुआ वो यहाँ तक आता है। 1950 से लेकर के पिछले 70-73 वर्षों में पूरी दुनिया में जितना प्लास्टिक बना है, पूरा जितना प्लास्टिक बना है, उसमें से 3/4, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग, मेरे चश्मे में भी प्लास्टिक है, इस कुर्सी पर जब आप बैठे हुए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक जरूर है। तो ऐसा नहीं है कि सारा प्लास्टिक खराब है। प्रॉब्लम जो है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो सिंगल यूज प्लास्टिक की है। लेकिन मोटी मोटी बात, वैश्विक स्तर पर भी जो बहुत बड़ी चुनौती है वो यही है कि जितना प्लास्टिक आज तक बना, उसमें से 3/4 जो है वो वेस्ट हो चुका है, और ये हमारे समुद्रों में तमाम जगह पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, ये दोस्तों चिर परिचित चित्र है, ये वहाँ का वो है। तो खैर ये एनीवे, ये तस्वीर इसलिए है क्योंकि ये हमारी उस कचड़े की जो स्थिति है उसको परिदर्शित करती है। नेक्स्ट, और दोस्तों बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि जो पहला बिंदु है वो ये है कि भाई इसको लेके बात बहुत होती है
कि कचरा प्रबंधन को लेके, प्लास्टिक प्रबंधन को लेके, जैसा सर भी बता रहे थे कि असल में कचरे के 6 अलग अलग कानून हैं। 2016 में जब कानून पास हुए, एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, तीसरा जो है जब हमारे मोबाइल खराब हो जाते हैं, इसको क्या वेस्ट कहते हैं? ई वेस्ट। हम जब अपने घर बनाते हैं, होटल बनाते हैं, कोई दुकान बनाते हैं, उसके बाहर जो मलबा पड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? C&D वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। हमारा जो 5वां वेस्ट है जो हमारे अस्पतालों से निकलता है उसे क्या कहते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट। और 6वां जो है वो है हैजार्डस वेस्ट। तो इसको लेके बातचीत बहुत होती है, लेकिन ज़मीनी जो है जो परिणाम आने चाहिए वो अभी तक नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात यह है, मैं संक्षेप में इस बात को बोलूँगा कि प्लास्टिक को लेकर के, देखिए प्लास्टिक को उसका बड़ा जटिल है। वो इतना आसान नहीं है कि हम प्लास्टिक को खाली एक बैन लगा दें और बैन लगाने से प्लास्टिक की समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये जब तक आप उसके मूल पर नहीं जाएंगे तब तक इसका समाधान, ये खाली बात हमारे उत्तराखंड या देश की नहीं है, ये पूरी एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है असल में प्लास्टिक को लेकर के। तो एक छोटा सा बिंदु है। पिछले वर्ष आप में से कईयों को शायद पता होगा कि 1 जुलाई 2022 से हमारे देश में कई सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रोडक्ट बैन हुए। आपकी जानकारी में है ये? है या नहीं है? आपको पता होगा। तो ये है नेक्स्ट। ये कुछ चीज़ें हैं जो बैन हुई थी। कुछ आप देख सकते हैं, जैसे जो प्लास्टिक के कैरी बैग हैं वो बैन हो गए थे। ये जो हम अपने कान साफ करने की चीज़ें लगाते हैं, तो ये कुछ आइटम बैन हैं। आप इनकी फ़ोटो खींच सकते हैं, तस्वीर खींच सकते हैं, और ये वैसे भी आपको गूगल में मिल जाएंगी। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो करीबन 18 या 21 ऐसे आइटम्स थे जो बैन हुए थे। तो इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे ये स्ट्रॉ है, प्लास्टिक का स्ट्रॉ वो बैन हो रखा है। 15 अगस्त के आसपास जो झंडे आते हैं वो भी बैन हो रखे हैं। तमाम ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि बैन हैं, उसके बावजूद भी ये बाज़ार में हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये अब हम कुछ समाधान की तरफ चलते हैं। तो जो पहला भाग था, जैसे मैंने कहा, एक परिदृश्य देने का प्रयास था कि उसको लेकर के कुछ हल्की फुल्की जानकारी साझा हो। अब ये जो है ये थोड़ा सा अब हमने अपना गियर बदल लिया है। अब हम दूसरे गियर की तरफ आ गए हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ बिंदु आपको जो है वो काम के लगें, आपके परिवेश में, आपके परिप्रेक्ष्य में काम आ सकें। तो चूंकि हमारी एक टीओटी हो रही है, आप इसके ऊपर विचार करिएगा कि क्या जिस क्षेत्र के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या वहाँ पर किसी वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जा सकता है। जिस लक्ष्य को लेकर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो बात कर रहे हैं, जो हमारा 5वां लक्ष्य है, क्लीन एंड ग्रीन विलेज। तो एक सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऐसा ही करना है, लेकिन एक सवाल है कि क्या हम स्थानीय स्तर पर किसी किस्म की वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी का गठन कर सकते हैं। जब हम कचरा प्रबंधन की बात करते हैं, उसकी जो सबसे बड़ी बुनियाद है, मेरे को प्रदीप जी का प्रस्तुतिकरण बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बार बार जैव विविधता की तरफ कहा था। उन्होंने कहा था कि जैव विविधता आधार है। इसी तरीके से जब हम कचरा प्रबंधन की बात करते हैं, इसके जो 2 मुख्य आधार हैं, मैं इनफैक्ट तीसरे नंबर को जो है इसका मुख्य आधार कहूँगा। जब तक हम उसका, हिंदी में कहते हैं ना पृथक्करण, सरल भाषा में कहेंगे गीला सूखा, अंग्रेजी में कहते हैं सेग्रीगेशन। जब तक हमारे कचरे का सेग्रीगेशन नहीं होगा, चाहे वो गांव है, चाहे वो कस्बा है, चाहे वो विकास खंड है, चाहे वो जिला है, चाहे वो राज्य है, चाहे वो राष्ट्र है, तब तक इसको आप ठीक नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो जोर देना है वो हमें इसी बात पर जोर देना है कि आप अपने कचरे को गीला सूखा करिए, आप अपने कचरे को अलग अलग कैटेगराइज करिए। अब आप, इतना पर्याप्त है मुझे लगता है समय के कारण, उसको आप देखिएगा, सोचिएगा। दूसरा बिंदु है वो भी है कि भाई जब तक कलेक्शन नहीं होगा, अब अगर आप अपने घर में रोज उसको अलग अलग करती भी हैं लेकिन कोई आगे कलेक्ट नहीं कर रहा, तो वो भी एक चुनौती है। अब हम ग्राम पंचायत स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर इसकी क्या व्यवस्था कर सकते हैं, ये जब आप अपनी ट्रेनिंग देंगे, जैसा प्रदीप जी ने भी कहा कि हम अपने स्थानीय समुदाय से ही पूछें या हम किसी और माध्यम से, हमें कहाँ से पैसा मिल सकता है, हम इसकी क्या व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन यही जो है, यही असल में मूल मंत्र है। मूल मंत्र यही है, ये बड़ा बेसिक है लेकिन मूल मंत्र यही है। चौथा बिंदु ये है कि भाई जो हमारे पंचायत घर हैं, हमारे बाजार हैं, हमारे जो शौचालय की बड़ी बात होती है, हम उसे कैसे साफ रख सकते हैं, हम किस तरीके के साथ में लोगों के मध्य में जागरूकता और शिक्षा
जिसका जिक्र पिछले प्रस्तुतिकरण में भी हुआ। 5वीं बात यह है। 6वीं बात, जब हम क्षमता की बात करते हैं, जो हम भी कर रहे हैं यहाँ पर, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है, हम उसके ऊपर भी सोचें। 7वां बिंदु दोस्तों मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर मैं आपसे विनम्रता के साथ में आग्रह करना चाहूँगा कि जो हमारे कचरा बीनने वाले लोग हैं, जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, उनका असल में हमारे देश में उनका बहुत बड़ा स्थान है। मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर संभव हो सके, आप अगली बार कहीं स्वच्छता के ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं तो आप इनके भी 2-4 लोगों को बुला करके उन्हें वहाँ पर सम्मानित भी करें और उनके अनुभवों को भी जो है आप एकत्रित करें, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, तो हम इन्हें अपनी वो तो चलिए एक हमारा शिष्टाचार की बात हो गई कि हम उसको भी ध्यान रखें। 8वां बिंदु है, जिसे बार बार हम कहते हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो ये एक बड़ी, आपने कई बार सुना होगा इसको, 3R को लेकर, सुना नहीं सुना इसको है? हर बार बात होती है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और दोस्तों जो 9वां बिंदु है वो ये है, और इसको भी लेकर के बड़ी चर्चा देश पे भी होती है, हम भी इस बात को बोलते हैं। देखिए, जैसे मैंने प्लास्टिक बैन को कहा ना, जब तक आप उस बैन के, आपने कहा जी हमने बैन कर दिया, हमने जो है इसको बैन कर दिया, आपने बैन तो कर दिया, लेकिन आपने इसका विकल्प क्या दिया? अगर आप इसका विकल्प नहीं देंगे तब जो है ये बैन जो है ये कभी भी सफल नहीं हो सकता। और जब हम विकल्प की बात करते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, विकल्प के साथ में हमेशा एक आर्थिकी जुड़ती है। तो हम किसी भी बैन को या किसी भी बदलाव को उसके आर्थिक दृष्टिकोण के बिना ना तो हमें सोचना चाहिए, ना, क्योंकि वो नहीं चल पाएगा, वो लंबा नहीं चल पाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो ये क्या आपके स्थानीय स्तर पर क्या संभावनाएं हैं कि आप अगर इन चीज़ों को हटाते हैं तो क्या आप कोई और विकल्प ला सकते हैं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से या किसी और माध्यम से? इस पर सोचने की आवश्यकता है। 10वां बिंदु हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ और छोटे छोटे सुझाव हैं जो ग्राम पंचायत स्तर पर हैं। एक बर्तन बैंक, क्या आप लोगों ने बर्तन बैंक के बारे में कभी सुना है? तो आप इसके ऊपर विचार कर सकते हैं या ये विचार दे सकते हैं कि आप जो अपनी ग्राम पंचायत में एक जो है बर्तन बैंक की स्थापना क्यों नहीं करते। तो ये बहुत अच्छी बात है बर्तन बैंक की। इसके अलावा जो दूसरा बिंदु है जो हमारा यहाँ पर है, इको ब्रिक, क्या आपने कभी ये देखा है? अब देखिए, इसके भी ना सभी चीज़ों के कुछ ना कुछ प्लस माइनस होते हैं। तो इसके, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कम से कम एक विकल्प के तौर पर आपको दिखा रहा हूं कि स्कूल के बच्चों के माध्यम से अगर आप इसको लेकर के चलते हैं और ये अगर आप इसको सही बना, देखिए इसका बनाने का तरीका है, एक सही तरीके से ही बनना चाहिए, गलत तरीके से नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर ये सही तरीके से बनता है तो ये आप जो है ये पेड़ों के चबूतरों के आसपास भी आप इसको लगा सकते हैं। देहरादून शहर में इसमें कई अच्छी संस्थाएं हैं जो काम भी कर रही हैं और इसके माध्यम से ये भी बनाया गया, तो इस पर भी आप लोग विचार कर सकते हैं। इसके आगे आप ये भी सोच सकते हैं कि जो दोना और पत्तल बनाने की जो मशीनें हैं, तिमला पत्ते के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो है ये वाली दोना पत्तल मशीनों को भी प्रचलित किया जा सकता है। तो जिस विकल्प की हम बात कर रहे हैं, जिस हम आर्थिकी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम एक विकल्प भी दे रहे हैं, हम लोगों को रोजगार भी प्रदान करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए प्लास्टिक बैंक इन स्कूल, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अभी हम आगे आएंगे। दोस्तों 5वां, 6वां, 7वां बिंदु, जब हम रिड्यूस की बात करते हैं, हमें कम करना है, रिड्यूस। मैं एक इस प्रस्तुतिकरण को मनोज जी तैयार करते हुए मेरे दिमाग में एक विचार आया, जैसे हमारे राज्य में मैती आंदोलन आप सबको मालूम है, क्या है मैती आंदोलन? पेड़ लगाने का ना, जब लड़की का शादी होती है तो घर में हम कहते हैं कि भाई एक पेड़ लगा करके, एक हमारी परंपरा सी बन गई है राज्य में। ऐसे करके क्या हम लोग जो है, हमारा इतना बड़ा समूह है, क्या हम लोग ग्रीन वेडिंग को पॉपुलराइज कर सकते हैं? क्योंकि समाज का आज का चलन ये है कि अगर हमारी पॉकेट अलाउ करती है 3,000 रुपया, लेकिन हम 3,000 की जगह जो है हम 30,000 रुपया जो है शादियों में खर्च कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर एक आर्थिक भार भी पड़ रहा है। और हम जितना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं उतना ज़्यादा हम कहीं ना कहीं कचरा भी पैदा कर रहे हैं। तो क्या हम एक समाज के तौर पर, एक संवेदनशील समाज के तौर पर, हम सभी उस संवेदनशील समाज का इस राज्य में हिस्सा हैं, क्या हम इस विचार को आगे बढ़ा सकते हैं
कि हम अपनी शादियां, अपने समारोह, अपने घरों के कार्यक्रम और सादगी के साथ में करें। तो अगर मैती आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में हो सकती है, तो हमारे राज्य में इस ग्रीन वेडिंग की क्यों नहीं शुरुआत हो सकती? और बार बार सॉरी, मैं तकिया कलाम बन चुका है कि समय नहीं है, लेकिन अगर वाकई में समय होता तो हम आधा पौना घंटा बैठ करके 25, 30, 40 लोग अलग बैठ करके हम अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाते और हम इस निष्कर्ष पर आते कि भाई हम ग्रीन वेडिंग, मैं तो वेडिंग बोल रहा हूँ, वो ग्रीन मुंडन भी हो सकता है, ग्रीन पार्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसे क्या काम करें जिससे जो हमारा, इसका एक वर्ड होता है प्लास्टिक फुटप्रिंट, हम अपने प्लास्टिक फुटप्रिंट की बात करते हैं, या वेस्ट फुटप्रिंट, हम किस तरीके के साथ में अपने प्लास्टिक फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। और इसका एक मैं छोटा सा आपको मैं एक सुझाव भी देना चाहूँगा। मैं एक सुझाव लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। आप ये मेरे हाथ में क्या है, ये आपका क्या अंदाजा है कितनी इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसमें कितनी मिलीलीटर होगी? 180 मिलीलीटर की ये शैम्पू की बोतल है, सामान्य बोतल है। अब आप अगली चीज देखिएगा, ये कितने का एक है? 1 रुपए का एक है। इसमें कितने हैं? ये 5 मिलीलीटर है। ये 5, तो ऐसे कितने होने चाहिए एक बोतल के बराबर? 30-35 होने चाहिए ना। मनोज जी, इफ यू डोंट माइंड, एक सेकंड पकड़ेंगे, एक सेकंड इसको। जैसे एक डॉक्टर अपना किट लेके चलता है, ये हमारा किट है। आप ये देखिए कि मेरे हाथ में कितने सारे हैं, लेकिन ये भी अगर हम इन सबको भी खोल करके इस बोतल में डाल देंगे तो भी ये बोतल नहीं भरने वाली है। क्या आपको ये याद रहेगा उदाहरण? है? याद रहेगा आपको? तो इससे क्या संदेश मिला हमारे को? पाउच का इस्तेमाल नहीं करना। सर ने बड़ी अच्छी बात बोली भाई साहब ने यहाँ पे, कि हम जितना प्रयास करें, हम बड़ी मात्रा में चीज़ों को लेने का प्रयास करें। इसको अगर हम उस उदाहरण से जोड़ें कि आज हम जब 200-200 मिलीलीटर की छोटी छोटी पानी की बोतलें लेते हैं, उसके बजाय अगर हमें मिनरल वाटर ही पिलाना है, तो क्या हम 20 लीटर का कैन रख सकते हैं वहाँ पे? ज़्यादा बेहतर क्या है? तो मुझे ये जानकारी मिली है कि जो है आप लोगों का जो है लंच तैयार हो चुका है, तो टाइम पर हम ख़त्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट, तो इस पे आप सोचिएगा। मैं बहुत संक्षेप में अगले 2 मिनट में आपको 2-3 उदाहरण दिखा देता हूँ जो कुछ हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। आप ये भी एक कुछ चीज़ें हैं, लेकिन समय नहीं है। ये प्लास्टिक को लेकर के है कि प्लास्टिक को लेकर के आप भाई अपनी प्लास्टिक की बोतल ना लेकर के जाएं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन समय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये एक हमने प्लास्टिक मुक्त अभियान पिछले वर्ष यहाँ पर अप्रैल और मई में देहरादून शहर के 105 स्कूलों के साथ किया था। इसमें हमें बहुत कुछ जानकारियाँ सीखने को मिली। आप में से नेक्स्ट इसके अलावा हमने देहरादून शहर में हम लोग एक प्लास्टिक बैंक बना रहे हैं। नेक्स्ट ये हमने एक मसूरी रूट पर, देहरादून मसूरी रूट पर 1 साल तक एक प्लास्टिक एक्सप्रेस का संचालन किया था। ये नीचे मेरा ईमेल आईडी और मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। मैं कई बार बाहर रहता हूं, लेकिन अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भेज दीजिएगा। ये मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको व्हाट्सएप पर जवाब जरूर दूंगा। तो इसी के साथ में जो है यहाँ पर बात को बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।